मित्रों नमस्कार। बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक का आज लेसन नंबर 2 हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और इसका हमारा भाग नंबर 3 है, जिसकी मोटी हेडिंग है बहाना साइटिस का इलाज कराइए। यह सफलता की बीमारी है। चूंकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए यह ज़रूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उस सबक को अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। अभी हाल बिना देरी के लोगों का अध्ययन गहराई से करें, और आप जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है। हम इस बीमारी को आप अपेंडिसाइटिस की तर्ज पर बहाना साइटिस का नाम दे सकते हैं। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज़्यादातर आम आदमियों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहाना साइटिस की बीमारी सफल और असफल आदमियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला आदमी बहाना साइटिस का रोगी नहीं बनता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला आदमी बहाना साइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो आदमी जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो आदमी कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। असफल लोग जल्दी से बता देते हैं कि उन्होंने अमुक काम क्यों नहीं किया, या वे उसे क्यों नहीं करते, या वे उसे क्यों नहीं कर सकते, या यह कि वे असफल क्यों हैं। सफल लोगों की ज़िंदगी का अध्ययन कीजिए और आप उन सब में एक बात पाएंगे। असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल आदमी भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं बनाता। मैं जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैनों, मिलिट्री अफसरों, सेल्समैनों, प्रोफेशनल व्यक्तियों या किसी भी क्षेत्र के अग्रणी लोगों से मिला हूँ, या जिनके बारे में मैंने सुना है, उनके सामने बहानों की कोई कमी नहीं थी। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे। ट्रूमैन शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे। कैनेडी कह सकते थे कि प्रेसिडेंट बनते वक्त मेरी उम्र कम थी। जॉनसन और आइजनहावर हार्ट अटैक के बहाने के पीछे छुप सकते थे। किसी भी बीमारी की तरह बहाना साइटिस का अगर वक्त पर सही इलाज नहीं किया जाए तो हालत बिगड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का शिकार आदमी इस तरह से सोचता है, मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ। बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, ज़्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियाँ, बुरी पत्नी, माँ बाप की गलत परवरिश। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो वह फिर उसे कसकर जकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को यह समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और हर बार जब यह बीमार आदमी बहाना बनाता है तो वह बहाना उसके अवचेतन में और गहराई तक चला जाता है। जब हम उनमें दोहराव की खाद डालते हैं तो विचार, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, ज़्यादा तेज़ी से फलने फूलने लगते हैं। शुरुआत में तो बहाना साइटिस का रोगी जानता है कि उसका बहाना कमोबेश झूठ है, परंतु वह जितना ज़्यादा बार अपने बहाने को दोहराता है उतना ही उसे लगने लगता है कि यही सच है, और यही उसकी असफलता का असली कारण है। सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको यह कदम उठाना पड़ेगा कि आप बहाना साइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा लें। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहाना साइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को ज़िंदगी भर सफल नहीं होने देती। बहाना साइटिस की बीमारी कई तरह की होती है, परंतु मोटे तौर पर वह 4 प्रकार की होती है। सेहत का बहाना साइटिस, बुद्धि का बहाना साइटिस, उम्र का बहाना साइटिस और किस्मत का बहाना साइटिस। आइए देखें कि हम इन सब से खुद को किस तरह बचा सकते हैं। बहाना साइटिस के 4 सबसे लोकप्रिय रूप।
नंबर 1, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह सेहत का बहाना साइटिस है, परंतु सेहत का बहाना साइटिस भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी के उल्लेख के यूं ही कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोर देकर अंडरलाइन करते हैं और फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। बुरी सेहत को लेकर हजार बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही मनुष्य वह नहीं कर पा रहा है जो वह करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है, इसी कारण वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है, इसी कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहाना साइटिस से पीड़ित हैं, परंतु क्या ज़्यादातर मामलों में यह सिर्फ बहाना ही होता है? ज़रा एक पल के लिए सोचिए कि बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते हैं, परंतु उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया। आप भी ऐसे कई सफल लोगों को जानते होंगे, उनके बारे में सोचिए कि वे अपनी खराब सेहत का बहाना क्यों नहीं बनाते। आप ज़रूर इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि सफल लोग सिर्फ इसलिए यह बहाना नहीं बनाते क्योंकि जो बहाना बनाता है वह कभी सफल हो ही नहीं पाता। मेरे डॉक्टर मित्र मुझे बताते हैं कि इस दुनिया में कोई पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता है। हर एक के साथ कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। कई लोग कुछ हद तक या काफ़ी हद तक सेहत के बहाना साइटिस के साथ घुटने टेक देते हैं, जबकि सफलता चाहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। मेरे साथ एक ही दिन में 2 घटनाएं हुई जिनमें मुझे यह सीखने को मिला कि अपनी सेहत के बारे में सही और गलत नज़रिया क्या होता है। क्लीवलैंड में मेरे भाषण के बाद 30 साल का एक आदमी मुझसे अकेले में मिला। उसने कहा कि उसे भाषण तो बहुत बढ़िया लगा, परंतु उसने यह भी कहा, पर मुझे नहीं लगता कि आपके विचारों से मुझे कोई फ़ायदा हो सकता है। उसने बताया मुझे हृदय रोग है और मुझे खुद का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद उसने मुझे यह भी बताया कि वह 4 डॉक्टरों के पास जा चुका है, परंतु डॉक्टर उसके दिल में कोई बीमारी नहीं ढूंढ सके। उसने मुझसे पूछा कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, मैं हृदय रोग के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, परंतु एक आम आदमी के रूप में मैं आपको यह बता सकता हूं कि इन परिस्थितियों में मैं क्या करता। पहली बात तो यह कि मैं सबसे अच्छे हृदय रोग चिकित्सक के पास जाता और उसकी राय को अंतिम मान लेता। आपने पहले ही 4 डॉक्टरों से चेकअप करवा लिया है और उन्हें आपके दिल में कोई खराबी नज़र नहीं आई, तो अब 5वें डॉक्टर का फैसला आपको मान लेना चाहिए। हो सकता है कि आपके हृदय में कोई रोग नहीं हो और यह सिर्फ आपके मन का वहम हो, परंतु अगर आप इसकी चिंता करेंगे तो एक न एक दिन आपका हृदय सचमुच खराब हो जाएगा। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, उसे खोजते रहेंगे, उसकी चिंता करते रहेंगे, तो अक्सर आप इसी तरह की बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। मैं आपको दूसरी सलाह यह देना चाहता हूं कि आप डॉक्टर शिंडलर की महान पुस्तक हाउ टू लिव 360 डेज ए ईयर पढ़ें। डॉक्टर शिंडलर इस पुस्तक में बताते हैं कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनमें से 3/4 लोगों को दरअसल कोई शारीरिक बीमारी होती ही नहीं है। उनकी बीमारी का असली कारण मानसिक या भावनात्मक होता है। ज़रा सोचिए, हमारे देश के 3/4 लोग सिर्फ इसलिए अस्पताल के बिस्तर में पड़े हुए हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। हाँ, डॉक्टर शिंडलर की पुस्तक पढ़ें और इसके बाद भावनाओं को मैनेज करना सीखें। तीसरी बात यह है कि मैं तब तक जिंदा दिल बने रहने का निश्चय करूंगा जब तक कि मैं मर ही न जाऊं। फिर मैंने इस परेशान आदमी को वही सलाह दी जो मेरे वकील दोस्त ने मुझे कई साल पहले दी थी। वकील दोस्त को टीबी थी, परंतु इसके बाद भी वह वकालत करता रहा, अपने परिवार का मुखिया बना रहा और जीवन का पूरा आनंद लेता रहा। अभी मेरे उस वकील दोस्त की उम्र 78 वर्ष है। उसने अपनी फिलॉसफी बताई, मैं तब तक जिंदा दिल रहूँगा जब तक कि मैं मर न जाऊँ। मैं ज़िंदगी और मौत को लेकर फालतू चिंता नहीं करूँगा। जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक मैं जिंदा हूँ, तो मैं अधूरी ज़िंदगी क्यों जीऊँ।
मौत के बारे में चिंता करने में आदमी जितना समय बर्बाद करता है उतने समय तक वह वास्तव में मुर्दा ही होता है। मुझे इस बिंदु पर चर्चा खत्म करनी पड़ी क्योंकि मुझे डेट्रॉयट जाने वाला हवाई जहाज़ पकड़ना था। हवाई जहाज़ में दूसरा अजीबोगरीब परंतु सुखद अनुभव हुआ। जब हवाई जहाज़ आसमान में पहुंच गया तो मुझे टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी। हैरानी से मैंने अपने पड़ोस में बैठे आदमी की तरफ देखा जिसके पास से वह आवाज़ आ रही थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने मुझसे कहा, डरिए नहीं, मेरे पास कोई बम नहीं है, यह तो मेरा दिल धड़क रहा है। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई, इसलिए उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। सिर्फ 21 दिन पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ था जिसमें उसके दिल में एक प्लास्टिक वाल्व फिट किया गया था। उसने बताया कि टिक टिक की आवाज़ कई महीनों तक आती रहेगी जब तक कि नकली वाल्व पर नया ऊतक नहीं उगाता। मैंने उससे पूछा कि अब वह क्या करने वाला है। अरे, उसने कहा, मेरी बहुत सी योजनाएं हैं। मिनेसोटा पहुंचकर मैं वकालत पढ़ने वाला हूं। शायद मुझे किसी दिन सरकारी नौकरी भी मिल जाए। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मुझे पहले कुछ महीनों तक सावधानी रखनी पड़ेगी, परंतु कुछ महीनों के बाद मेरा दिल बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। तो ये रहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में दो अलग अलग नज़रिए। पहला आदमी तो यह जानता भी नहीं था कि उसे कोई बीमारी भी थी या नहीं। इसके बावजूद वह चिंतित था, परेशान था, हार के रास्ते पर जा रहा था और आगे नहीं बढ़ने के बहाने बना रहा था। दूसरे आदमी का हाल ही में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, फिर भी वह कुछ नया करने के लिए उत्सुक था, आशावादी था। अपनी सेहत के बारे में दोनों के सोच में कितना बड़ा फर्क था। सेहत के बहाना साइटिस का मुझे व्यक्तिगत अनुभव भी है। मुझे डायबिटीज़ है। जब मुझे यह बीमारी हुई कोई 5,000 इंजेक्शन पहले, तो डॉक्टर ने मुझे यह हिदायत दी थी, डायबिटीज़ एक शारीरिक बीमारी है, परंतु अगर इसके बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक रहेगा तो आप बहुत परेशान रहेंगे और आपकी बीमारी भी बढ़ सकती है। अगर आप इसके बारे में चिंता करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी नर्क बन सकती है। डायबिटीज़ होने के बाद मैं बहुत से डायबिटीज़ के मरीजों के संपर्क में आया। मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी के बारे में लोगों के कितने विरोधाभासी विचार होते हैं। एक आदमी को ये बीमारी शुरुआती अवस्था में है और वह इसे लेकर बहुत परेशान रहता है। ज़रा सा मौसम बदलता है तो वह घबरा जाता है, मूर्खतापूर्ण रूप से अपने आप को लबादे में छुपा लेता है। उसे इन्फेक्शन से इतना डर लगता है कि वह सर्दी खांसी वाले आदमी को देखते ही दूर भाग जाता है। वह डरता है कि कहीं वह ज़्यादा मेहनत न कर ले, इसलिए वह कभी कुछ करता ही नहीं। उसका ज़्यादातर समय और मानसिक ऊर्जा इसी चिंता में बर्बाद होते हैं कि उसके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है और कितना बुरा हो सकता है। वह दूसरे लोगों को अपनी भयानक बीमारी की सच्ची झूठी दास्तान सुना सुना कर बोर करता रहता है। दरअसल उसकी असली बीमारी डायबिटीज़ नहीं है, वह तो सेहत के बहाना साइटिस से पीड़ित है। वह बीमारी को असफलता के बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। किस लिए? क्योंकि वह लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ एक बड़ी प्रकाशक फर्म का डिवीज़न मैनेजर है जो डायबिटीज़ का गंभीर रोगी है। वह ऊपर वाले मरीज से 30 गुना ज़्यादा इंसुलिन लेता है, परंतु वह बीमारों की तरह नहीं जीता है। उसे अपने काम में मज़ा आता है और वह ज़िंदगी का पूरा रस लेता है। एक दिन उसने मुझसे कहा, देखा जाए तो डायबिटीज़ एक समस्या तो है, पर दाढ़ी बनाना भी तो एक समस्या है और मैं इस बारे में चिंता कर करके सचमुच बीमार नहीं पड़ना चाहता। जब मैं इंसुलिन के इंजेक्शन लेता हूं तो मैं अपनी बीमारी को नहीं कोसता हूं, बल्कि उस आदमी को दुआएं देता हूं जिसने इंसुलिन की खोज की है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त 1945 में जब युद्ध से लौटा तो उसका एक हाथ कटा हुआ था। इसके बावजूद जॉन हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। मैं जितने भी आशावादी लोगों को जानता हूँ, जॉन उन सबसे ज़्यादा आशावादी था। एक दिन मैंने उससे उसके कटे हुए हाथ के बारे में लंबी चर्चा की। उसने कहा, मेरा सिर्फ एक हाथ नहीं है। यह सही बात है कि दो हाथ हमेशा एक हाथ से अच्छे होते हैं, परंतु पूरे शरीर को बचाने के लिए अगर हाथ काटना पड़े तो यह महंगा सौदा नहीं है। और फिर मेरी जीवन शक्ति तो अब भी 100% बची हुई है। मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ और मेरी पूरी जीवन शक्ति
अब भी बची हुई है। मेरा एक और विकलांग दोस्त एक बेहतरीन गोल्फर है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वह सिर्फ एक हाथ से इतना अच्छा कैसे खेल सकता है, जबकि दोनों हाथों से खेलने वाले ज़्यादातर गोल्फर उसके जितना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। उसने मेरी बात का ज़ोरदार जवाब दिया, यह मेरा अनुभव रहा है कि सही रवैया और एक बाँह वाला आदमी गलत रवैये और दोनों बाँह वाले आदमी को हमेशा हरा सकता है। इस बारे में कुछ देर सोचें। यह न सिर्फ गोल्फ के मैदान पर सच है, बल्कि यह ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सच है। मित्रों, अब भाग नंबर 3 यहीं पर हम पूरा करते हैं। अब हम भाग नंबर 4 की बात फिर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।